Hello everyone and welcome back to my channel. Today in this video I'll be continuing orthodontic synopsis and this is part 6. पुराने वाले पार्ट्स में मैंने बहुत सारे एनालिसिस और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अप्लायंसेस इन सब के बारे में डिस्कस किया था. आगे मैं फर्दर कंटिन्यू करने वाली हूँ इस वीडियो में. पॉइंट नंबर 93 से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल और अगर आप सोच रहे हैं कि भी क्या चीज़ चल रही है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऑर्थोडोंटिक्स मैंने स्टार्ट कर रखी है, उसका सिनॉप्सिस हम कर रहे हैं और डेंटल पल्स की बुक हम यूज़ करते हैं. तो आप पुरानी वीडियोस में भी जाके सर्च कर सकते हैं ऑर्थोडोंटिक्स सिनॉप्सिस पार्ट 1 2 3 ऐसे करके आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस. एंड दिस इज़ द पार्ट 6. एंड इफ़ यू आर रियली न्यू सो आपको बता देती हूँ कि ये चैनल पे हम डेंटिस्ट के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. अगर आप BDS हैं, आपको MDS करनी है, कोई भी टाइप का एग्ज़ाम देना है डेंटिस्ट से रिलेटेड, तो आप इस चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस देख सकते हैं. सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक ही चैनल पे मैं अपलोड करती हूँ. फर्दर बाकी वीडियोस डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स को लेकर आने वाली हैं. फिलहाल इस टाइम पे ऑर्थोडोंटिक्स चल रहा है और साइनॉप्सिस चल रहा है उसका. तो पार्ट 6 है और अब मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ डिफरेंट टाइप के रूट्स. यहाँ पे जो कॉलम दिया हुआ है उसमें रूट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि कुछ रूट्स ट्रायंगुलर होती हैं, फ्लैट होती हैं, कुछ राउंडेड होती हैं, क्या सिग्निफिकेंस होती है इनकी डिफरेंट शेप का, इनकी डिफरेंट शेप से क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं. जैसे कि अगर किसी की शेप कोई डिफरेंट टाइप की है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स हम लगा सकते हैं, कौन सी नहीं लगा सकते, उसका क्या सिग्निफिकेंस है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर टूथ मूवमेंट करवाना है तो उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि भी डिफरेंट रूट्स हैं, डिफरेंट रूट्स की शेप हैं, तो कौन से रूट की क्या शेप है. तो यहाँ पे ट्रायंगुलर रूट सबसे पहले डिस्कस करी हुई है जिनकी शेप ट्रायंगुलर जैसी दिखाई देती है. तो उसमें सबसे पहले आता है कैनाइन. जितने भी कैनाइंस हैं हमारे कैविटी में उन सभी सभी के सारे कैनाइंस की जो रूट की शेप है वो ट्रायंगुलर होती है. ठीक है. तो आपको एक ही चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि कैनाइंस की शेप जो होती है वो ट्रायंगुलर रहती है. सिर्फ कैनाइंस की नहीं, मैक्सिलरी सेंट्रल्स और मैक्सिलरी लेटरल्स इनकी शेप भी ट्रायंगुलर रहती है. ठीक है. फ्लैट रूट्स जो होती है हमारे पास उसमें हमारे पास मैंडिबुलर दांत आ जाते हैं, मैंडिबुलर के सेंट्रल्स, लेटरल्स और मैंडिबुलर के मोलर्स. ठीक है. प्लस हमारी जो मैक्सिलरी मोलर का बक्कल रूट होता है, हमारे जो मैक्सिलरी मोलर्स होते हैं उनमें 3 रूट्स होते हैं, सबको पता होता है. 2 बक्कल रूट होती है, एक पैलेटल होती है. तो जो बक्कल वाली होती है वो फ्लैट रहती है. यहीं अगर आप राउंडेड रूट्स में देखोगे सेकंड पॉइंट पे तो मैक्सिलरी मोलर की जो पैलेटल रूट्स हैं वो राउंड होती हैं. तो ये मैक्सिलरी मोलर ही एक ऐसा दांत है जिसमें एक ही दांत में 2 डिफरेंट टाइप की रूट की शेप्स मिलती हैं, बाकी सारे दांतों में सेम होती हैं. ठीक है. तो मैक्सिलरी मोलर में पैलेटल रूट्स राउंड रहती हैं, बक्कल रूट्स फ्लैट रहती हैं. ठीक है. सिंपल सी ये चीज यहाँ पे लर्न करने देते हैं. उसके बाद केनाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केनाइन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टूथ होता है हमारी पूरे के पूरे ओरल कैविटी में. तो उसकी शेप ट्रायंगुलर रहती है. प्लस हमारे मैक्सिलरी सेंट्रल्स और लेटरल्स की शेप भी ट्रायंगुलर होती है. तो दे आर ऑल्सो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर. फ्लैट रूट्स हमारी मैंडिबुलर के ऑलमोस्ट सारे दांतों में होती है सिर्फ प्रीमोलर्स को छोड़ के. अब जितने भी प्रीमोलर्स हैं, चाहे वो मैक्सिलरी हैं चाहे मैंडिबुलर हैं, उन सबकी रूट्स राउंडेड रहती हैं. ठीक है. ये आपको बात पता होनी चाहिए. सारे के सारे प्रीमोलर्स राउंड रूट्स के साथ होते हैं. तो मैं एक बार आपको शेप दिखा देती हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि किस टाइप की शेप होती है, कौन सी ट्रायंगुलर रूट्स होती हैं, कौन सी राउंडेड रूट्स रहती हैं, कौन सी फ्लैट रूट्स रहती हैं. कुछ रूट्स लास्ट में अपाइकली जाकर के कर्व्ड हो जाती हैं. तो इनकी सिग्निफिकेंस होती है. मतलब अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो किसी दांत की तो आप उसको किस हिसाब से, किस मोमेंट के हिसाब से आप उसको बाहर निकालें कि उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना है, प्रॉपर तरीके से वो दांत निकल जाए, उसमें कोई उसका टूटे ना कोई पार्ट. सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए शेप्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. ओके. तो आगे चलते हैं. अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है. बात क्या होती है कि जो राउंडेड रूट्स रहती हैं, ये आपको पता होना चाहिए अ फैक्ट कि राउंडेड रूट्स रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. ठीक है. तो अगर आपको मान लो कोई भी ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट करवानी किसी दांत की, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा
कि अगर उसमें राउंडेड रूट्स हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई ना करें, बिकॉज दे विल रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्टेड फोर्सेस, दैट्स वाई वो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, फ्लैट रूट्स जो होती हैं उसकी हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस टू मेसोडिस्टल इंक्लिनेशंस बट हैव लेटर रेजिस्टेंस टू लेबियोलिंगुअल मूवमेंट्स। तो फ्लैट रूट्स में कोशिश करें कि लेबियोलिंगुअल मूवमेंट्स अगर आप करवा सकते हैं तो वो करवाएं, बिकॉज मेसोडिस्टली वो रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट, ट्रायंगुलर रूल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं दोनों टाइप में से। तो ट्रायंगुलर रूल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रूल्स होती हैं, इसीलिए केनाइन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ कहते हैं ओरल कैविटी में, बिकॉज जो उसकी रूट की शेप होती है इस हिसाब से होती है कि वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द रेशियो ऑफ रूट सरफेस ऑफ एंकर टीथ टू दैट ऑफ टीथ टू बी मूव्ड। जिस टीथ को मूव करवाना है और जिस टीथ से आप सहारा ले रहे हो उनका एक रूट का रेशियो होना चाहिए। अगर उनमें फ्रिक्शन नहीं है तो जो आपका एंकर वाला टूथ का है उसका जो रूट सरफेस है वो डबल होना चाहिए, लेकिन अगर उन दोनों में फ्रिक्शन है तो आपका एंकर वाले टूथ का सरफेस 4 गुना होना चाहिए उस दांत से जिस दांत को आपको मूव करवाना है। ठीक है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हमारे पास अप्लायंसेस हैं और उनकी फोर्स एप्लीकेशन के बारे में है कि कितनी फोर्स लगानी है, कितनी देर तक लगानी है। तो सबसे पहले आता है फेस मास्क। फेस मास्क का यूज हम क्यों करते हैं? जब हमें अपना मैक्सिला फॉरवर्ड मूव करवाना होता है तब हम फेस मास्क यूज करते हैं। इसमें हम 1 पाउंड फोर्स लगाते हैं for 12 to 14 hours a day, and the force is applied at an angle which is 15 to 20 degrees downward pull to the occlusion plane. ठीक है, so this is a face mask. ये मैं पहले भी सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बता चुकी हूँ, बट जस्ट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको पुरानी वीडियो जाके देख के टाइम वेस्ट ना करना पड़े, तो यहाँ पे एक बार आप और देख सकते हैं कि फेस मास्क इस तरह का दिखाई देता है और इसमें हम चाहते हैं कि हमारा मैक्सिला फॉरवर्डली मूव करे। ठीक है, तो हम रेसिस्ट करते हैं इसमें मैंडिबुलर को ग्रो करने से। 1 पाउंड ऑफ फोर्स लगाते हैं for 12 to 14 hours a day at an angle of 15 to 20 degrees with a downward pull to occlusion plane. Next, we are using a rapid maxillary expansion. The force applied at mid palatal suture. Mid palatal suture दो जो हमारा suture होता है, ठीक है, उस सूचर पे हम 10 to 20 पाउंड्स का फोर्स लगाते हैं। आरएमई इज अ रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन। ठीक है, आपको मैक्सिला को रैपिडली एक्सपैंड करवाना है तो इसलिए हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तो हम 10 to 20 पाउंड्स लगा देते हैं। 1 पाउंड इज अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम्स, तो आप उस हिसाब से इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चिन कप आता है। चिन कप जो होता है उसमें बेसिकली उसका एक ही रोल होता है कि हमें मैंडिबल की मूवमेंट को रोकना है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैक्सिला को मूव करवाना है, मैक्सिलरी ग्रोथ को बढ़ाना है, तो इसमें हम 2 to 3 पाउंड्स का फोर्स लगाते हैं एंड दैट इज वांट फॉर 14 आवर्स अ डे। ठीक है, चिन कप इस हिसाब से दिखाई देता है। ये हमारा आरएमई है और ये हमारा चिन कप है। ठीक है, 14 आवर्स अ डे के लिए आपको इसको पहनना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हेड गियर। हेड गियर में हम 500 to 600 ग्राम्स पर साइड, ठीक है, एक साइड के हिसाब से, यहाँ पे फोर्स को ग्राम में कन्वर्ट करा हुआ है। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो वॉन फॉर 12 to 14 आवर्स अ डे हेड गियर। And the pressure exerted on tea during normal mastication is 150 to 500 pounds. आप देख रहे हो कि जब मैस्टिकेट करते हो तो कितनी ज्यादा फोर्स लगती है दांतों के ऊपर। तो अगर दांतों का अरेंजमेंट बिगड़ा हुआ है या किसी और तरीके से आपके दांत मतलब आपस में घिस रहे हैं तो आपकी मैस्टिकेशन की वजह से ही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दैट्स वाई बहुत जरूरी होता है माल ओक्लूजन को ठीक करना। अगर आप अपने माल ओक्लूजन को ठीक नहीं करेंगे तो विद टाइम विद मैस्टिकेशन धीरे धीरे फोर्सेस लग के दैट will turn into a severe kind of problem. So that is why it's really important to treat it at early stage. ठीक है, ये हेड गियर होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, रिमूवेबल अप्लायंसेस जो होते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ रिटेंटिव कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं और एक बेस प्लेट होती है हमारे पास। ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें आगे जुड़ी होती हैं।
तो जो रिटेंटिव कंपोनेंट्स होते हैं रिटेंशन के लिए, उसमें हमारे पास एक एडम्स क्लास होता है, एक सी क्लास होता है, ठीक है। और एक्टिव कंपोनेंट्स जो एक्चुअल में फोर्स लगाएंगे, जो एक्चुअल में मूवमेंट कॉज करेंगे, उसमें हमारे पास बोज, स्प्रिंग्स, स्क्रूज और इलास्टिक्स, ये सब होता है। और एक बेस प्लेट होती है जो कि एंकरेज प्रोवाइड करती है और रिटेंशन, दोनों चीजें प्रोवाइड करती है। तो इनकी एक बार फिगर देख लेते हैं। एडम्स क्लास कैसा दिखता है और सी क्लास कैसा दिखता है। वैसे आपने देख रखा होगा अपनी बीडीएस टाइम में, एडम्स क्लास इस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। सी क्लास इस टाइप का दिखाई देता है। सो ये हमारे रिटेंटिव कंपोनेंट्स है, ठीक है, ये रिटेंशन प्रोवाइड करेंगे। अब हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स में हमारे पास आती हैं बोज, ठीक है। बोज कई टाइप की होती हैं, शॉर्ट लेवल बो, लॉन्ग लेवल बो, ठीक है, स्प्लिट लेवल बो, और डिफरेंट टाइप की होती हैं, हाई लेवल बो। उसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, दैट इज स्प्रिंग्स एंड स्क्रूज। डिफरेंट टाइप के स्प्रिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप के स्प्रिंग्स हैं। हेलिकल स्प्रिंग है, एस स्प्रिंग है, मोलर डिस्टलाइजेशन है, लूप स्प्रिंग है। तो ये स्प्रिंग्स का बेसिकली क्या होता है, इसमें हेलिक्स होता है, ठीक है। ये हेलिक्स की एक्टिवेशन करके हम मूवमेंट करवाते हैं, तो ये एक एक्टिव कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग्स के बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं स्क्रूज, ठीक है। स्क्रूज का क्या मतलब होता है, आप देख सकते हो ये जैसे है। तो यहाँ पे मूवमेंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे स्क्रू का इस्तेमाल कर रखा है। यहाँ पे स्क्रू से फिर इलास्टिक्स की हेल्प की वजह से इनको जोड़ करके मूवमेंट करवाएंगे। तो ये जो अंडरलाइंड एरिया है ये स्क्रूज होते हैं, और ये जो चीज अटैच कर रखी है दैट इज इलास्टिक्स, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। उसके बाद हमारे पास बेस प्लेट्स, नॉर्मल, ये इलास्टिक्स, और देख सकते हो आप ये इलास्टिक्स होता है, डिफरेंट मटेरियल के होता है। सेपरेटर्स भी होते हैं हमारे पास, अगर हमें दो दांतों को सेपरेट करना है तो ये सेपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है एक्टिव कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। बेस प्लेट, नॉर्मल बेस प्लेट जो हमारी बनती है क्राइलिक की या किसी भी और मटेरियल की, जिसमें ये सारी चीजें आपस में एक साथ इनकॉर्पोरेट करी जाती हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास थे कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल जो आती है उसमें एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड अप्लायंस एंड पैसिव कंपोनेंट्स। अब एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स के एग्जांपल जैसे कि सेपरेटर्स, इलास्टिक्स, आर्च वायर्स और स्प्रिंग्स, ये सारे की सारी चीजें एक्टिवेटर्स होती हैं, ठीक है। हम इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। स्क्रूज में हेलिक्स होते हैं, आर्च वायर्स जो होती हैं, इलास्टिक्स जो होते हैं, इन सबको हम एक्टिवेट कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। लेकिन जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते। इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है बक्कल, ब्रैकेट बक्कल ट्यूब्स, लाइगेचर वायर्स एंड लॉक पिन्स, ठीक है। ब्रैकेट बक्कल ट्यूब इस हिसाब से दिखाई देती है, ब्रैकेट बक्कल ट्यूब्स, आर्च वायर्स, लाइगेचर वायर्स और लॉक पिन्स, ठीक है। इनका काम कुछ नहीं होता, इनका काम होता है कंपोनेंट्स को अपने प्लेस पे रखना, मतलब अपनी जगह पे रखना। बस इसको जहाँ पे आप फिट करोगे वहाँ यहीं पे फिट रहेगा, इसमें कोई एक्टिवेशन और ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं और डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं इनको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट रिमूवेबल अप्लायंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे कि जेड स्प्रिंग हो गया, रिट्रैक्टर्स हो गए। तो ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं इन सब के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं इनको एक्टिवेट करने के। जैसे जेड स्प्रिंग का क्या होता है, जेड स्प्रिंग इज यूज फॉर द लेवल मूवमेंट्स ऑफ इंसाइजर्स, ठीक है। लेवल ही अगर आपको मूव करवाना है, और इसमें हेलिक्स होते हैं, इन हेलिक्स को हम ओपन या एक्टिवेट करके हम इसको यूज कर सकते हैं। रोटेशंस के लिए हम एक ही हेलिक्स ओपन करते हैं, अगर हमें रैपिड ज़्यादा एक्सपेंशन चाहिए होती है तो हम डबल हेलिक्स मूव कर सकते हैं। तो जेड स्प्रिंग जो होता है इस टाइप का दिखाई देता है, और ये इसके हेलिक्स होते हैं। तो आपको जितने टाइम के लिए या जिस स्पीड के हिसाब से अगर आपको परफॉर्म करना है उसके हिसाब से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास हेलिकल कैनाइन रिट्रैक्टर इस टाइप का दिखाई देता है, इसमें भी हेलिक्स होता है, ठीक है। फिर हमारे पास ये फिंगर स्प्रिंग है। इन सब के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, सब कंपोनेंट के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि जो हेलिकल कैनाइन रिट्रैक्टर, फिंगर स्प्रिंग, पैलेटल कैनाइन रिट्रैक्टर और जेड स्प्रिंग, इन सब में हम कॉइल को ओपन करते हैं। कॉइल को ओपन करने के बाद ही ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। लेकिन बक्कल कैनाइन रिट्रैक्टर जो होता है उसमें हमें कॉइल को क्लोज करना पड़ता है। ये है बक्कल कैनाइन रिट्रैक्टर। इसमें कॉइल को जब आप क्लोज करोगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट करोगे, तब ये एक्टिवेट होगा। प्लस यू लूप कैनाइन रिट्रैक्टर है, इसमें भी आपको क्लोज करना पड़ेगा इस चीज को। जब आप क्लोज करोगे इस चीज को तभी ये एक्टिवेट होगी, ठीक है। यू लूप कैनाइन or cutting the free ends of the arms by 2 mm and readapting it. टी स्प्रिंग कैसा होता है? टी स्प्रिंग इस हिसाब का दिखाई देता है, और इसमें हम क्या करते हैं, इलोंगेशन करते हैं स्प्रिंग की। इसमें कोई हेलिक्स और ओपनिंग क्लोजिंग नहीं करते, इसमें हम इलोंगेशन करते हैं, तो इसको हम इलोंगेट करके एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर लेबियल बो और कॉफिन स्प्रिंग। लेबियल बो में हम कंप्रेशन करते हैं यू लूप्स की, और कॉफिन स्प्रिंग्स में हम एक्टिवेट करते हैं बाय पुलिंग द साइड्स जेंटली अपार्ट एट द रीजन ऑफ कॉइल्स। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज योर लेबियल बो। डिफरेंट टाइप के लेबियल बोज हैं यहाँ पे, शॉर्ट है, लॉन्ग है, रिवर्स है, स्प्लिट है। तो उसमें जो ये यू लूप्स रहते हैं, ये यू लूप्स जो होते हैं, इनकी मदद से हम इसको एक्टिवेट करते हैं। ये टी स्प्रिंग है, इसमें हम इलोंगेशन करते हैं, ठीक है। इसमें हम इलोंगेशन करते हैं, उसके हिसाब से इसको एक्टिवेट करते हैं। और ये हमारा जो कॉफिन स्प्रिंग है, इसमें हम इसको कंप्रेस करते हैं और उस हिसाब से इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल में डिफरेंट टाइप के लेबल बोस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। शॉर्ट लेबल बो, लॉन्ग लेबल बो, स्प्लिट लेबल बो, ठीक है। तो इस टेबल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हमारा साइनॉप्सिस नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर कोई ऑडियो क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी अगर पे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप लिख सकते हैं। प्लस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून विद मी। हम धीरे धीरे इस चीज़ को आगे आगे सारे सब्जेक्ट्स करते रहेंगे। नीट एमडीएस का पेपर अभी 1 मार्च को हो चुका है, और थोड़ा सा पैटर्न उसमें डिफरेंट था, उसमें मेडिकल कंटेंट ज़्यादा था, बट डोंट वरी, अगर हम सारे सब्जेक्ट्स धीरे धीरे करते रहेंगे तो आई होप कि हमारा सिलेबस जो है वो कवर भी हो जाएगा, प्लस काफ़ी सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो या यू हैव टू कीप योर स्पिरिट अप एंड यू हैव टू do your work on a daily basis, ठीक है। So I'll be just coming up with the next video, and up till then keep learning and be happy. Thank you.